हेलो गाइस, आज हम देखेंगे 11वीं राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधि। हालांकि ये टॉपिक क्लास के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो में वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है। तो हमारा जो टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधि। प्रतिनिधि तो हम सीधा सीधा देखते हैं कि सबसे पहले चुनाव का सीधा अर्थ क्या होता है। चुनाव यानी कि एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति का चयन क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। अब आपको यहां देखना होगा, जैसे अपन बात करते हैं अपने भारत देश की, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का क्या अर्थ होता है? लोकतांत्रिक देश में सीधे सीधे जो जनता जो होती हैं वह अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती हैं और वही चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। ये जो प्रतिनिधि जो होते हैं चुने हुए, ये क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। ओके गाइस, तो हमको इस टॉपिक में ये चीज समझना है कि ये जो सरकार बनाते हैं, जो प्रतिनिधि जो सरकार बनाते हैं, इन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भारत देश के अंदर दो प्रकार के चुनाव आयोग हैं। यानी क्या देखेंगे अपन? दो प्रकार के चुनाव आयोग हैं। नंबर एक पे अगर बात करें तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग और दूसरे पे देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग। ओके गाइस, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है ये किन किन के चुनावों को संपन्न कराता है? तो मैं आपको यहां बता देता हूं। जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है, एक तो लोकसभा के चुनाव करवाता है, लोकसभा के चुनाव। इसके बाद अगर आगे बात करें तो फिर राज्यसभा के चुनाव, इसके बाद राज्य विधानसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, और इसके बाद बात करें तो राज्य विधान परिषदों के चुनाव। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, और इसके बाद अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। यानी कुल मिला के जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो आपका लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव संपन्न कराता है। लेकिन हम सीधे सीधे देखिए अगर राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थिति होती है यहां पर जो होती है वो होती है सीधे तौर पर अगर देखें हम यहां पर, तो ये कराता है स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का काम किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन लग रहा है कि स्थानीय निकाय से क्या तात्पर्य है, तो स्थानीय निकाय से सीधा सीधा तात्पर्य है एक तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कि क्या क्या होता है, जिसमें कि आपको बता दूं मैं कि सीधे तौर पर देखा जाए तो एक तो पंचायत हो गई, पंचायत, इसके बाद फिर जनपद, और इसमें जिला पंचायत, ये चुनाव होते हैं। इसके बाद फिर एक और यहां पे देखिए जो निकाय चुनाव में आते हैं नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव। ओके गाइस, तो यहां आपको सीधा सीधा पता लग गया है कि भारत में जो चुनाव की जो प्रोसेसिंग होती है, एक तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, एक राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो हम इसके बाद एक एक चुनाव आयोग के बारे में यहां पर थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इस बारे में अपन यहां थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जिसकी अगर स्थापना की अगर बात करें अपन, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर होता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का दिल्ली इसका मुख्यालय होता है। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो तीन सदस्यीय ये आयोग होता है, जिसमें कि नंबर एक पे तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो क्या होते हैं? दो अन्य होते हैं, यानी 3 सदस्यीय आयोग हैं। इसके बाद अगर जाने तो ये एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। अब यहां पे आपको बता दूं कि एक जो होता है, एक संवैधानिक संस्था होती है, एक असंवैधानिक संस्था होती है। संवैधानिक संस्था का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान के अंदर किया गया है, और असंवैधानिक संस्था जिसका वर्णन संविधान के अंदर न हो, यानी कि सीधे तौर पे कोई राजनीतिक पार्टी उसका गठन करती है, उस आयोग को बनाती है। अगर ये संवैधानिक संस्था है तो इसका संविधान में इसका काम नहीं। तो बात करें अपन संविधान के भाग 15
संविधान के भाग 15 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की अगर बात करें अपन, देखिए सब पूरा डिटेल आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आपका छूटने वाला है और आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक चुनाव की जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की चुनाव की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में आपको वर्णन देखने को मिलता है गाइस। इसके बाद अगर बात करें जो इनका जो ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वगैरह होता है, इनका नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति इनका क्या करता है, इनका चयन करता है और डेफिनेटली केवल 6 वर्ष तक वो काम करेगा। बात किया जाए तो इनका वेतन जो है 2,80,000 रुपए यहाँ पर मंथ मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है और अन्य का जो होता है, अन्य का 2,50,000 यहाँ पर अन्य जो आयुक्त है उनका वेतन होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि अगर भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यानी कि जब 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बना तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त, कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल सीधा प्रश्न आ जाता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त जिसका मैं बात कर रहा हूं मुख्य जो मेन था ना, तो वो थे श्री सुकुमार सेन। ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और अगर वर्तमान की अगर बात किया जाए कि वर्तमान में कौन है, यानी वर्तमान में कभी कभी पूछ लेता है कि आज अभी वर्तमान जो चल रहा है, आज मान लीजिए आज 23 अगस्त 2025 है, तो वर्तमान में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो हम यहाँ पर जिसका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर इसकी बहुत सारी चीजें अपन यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। एक बात और बताते हैं कि जैसे कि ये 25 जनवरी को इसका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था, ये 25 जनवरी को प्रति वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसके बाद अपन देख लेते हैं छोटा सा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है इसके कार्य क्या है, यानी क्या ये काम करता है, क्या आप उनको देखना है, यहाँ पर कार्य देखना है। तो सीधे तौर पर है कि ये चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करवाता है। चुनावी प्रक्रिया यानी कि जो चुनाव का जो पूरा सिस्टम होता है, चुनाव के प्रतिनिधि को चुनने का जो प्रोसेसिंग होती है, पूरी प्रक्रिया ये लागू करता है। इसके बाद अगर देखे जाए तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं, कौन से? राजनीतिक दल। इन राजनीतिक दलों को मान्यता भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग देता है, दलों को मान्यता। इसके बाद मतदाता सूची तैयार करवाना है ना, सूची तैयार करवाना है ना। इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन होती है यानी कि चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव चिन्हों का आवंटन है ना। तो कुल मिलाकर ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के यहाँ पर हम अब बात करेंगे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बाद। जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पूरे देश का ये एक ही होता है जो किस किस के चुनाव करवाता है, ये अपन यहाँ पर देख चुके हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग, तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों का अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो हम केवल यहाँ पर बात करते हैं केवल मध्य प्रदेश की। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो हो सकता है कि आपका मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ जाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसकी जो नियुक्ति होती है, यानी कि इसका जो आयुक्त जो होता है उसकी आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वहां पर राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पर कौन करता है? यहाँ पर राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अगर इसके कार्यकाल की अगर बात किया जाए कार्यकाल की, तो यहाँ पर जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष तो यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर 62 वर्ष यानी कि 62 जो भी पहले हो। ओके, ये यहाँ पर आपको बात पता होना चाहिए। और किन किन के चुनाव संपन्न करवाता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। केवल हमको यहाँ देखना है कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश के जो चुनाव आयुक्त हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश चुनाव आयुक्त कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के। ओके गाइस, तो इस डिटेल के बाद हम छोटी जानकारी इस टॉपिक की जो है वह ये बात अगर चुनाव हुआ, इसका लोकसभा का जिससे चुनाव होता है, तो ये चुनाव जो होता है कितने साल के लिए होता है? आपको पता है 5 वर्ष के लिए होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो भी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर सांसद बोलते हैं। जो जिस क्षेत्र से सांसद जो चयनित होता है वह उस क्षेत्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। हम यहाँ पर अगर बात करें मंदसौर की, तो मंदसौर जो संसदीय क्षेत्र 23, जिसमें कि यहाँ पर मंदसौर जिला, नीमच जिला और रतलाम की जावरा तहसील, यानी कि इतना बड़ा यहाँ पर ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र 23 है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? माननीय सुधीर जी गुप्ता, जो कि यहाँ पर वर्तमान में सांसद हैं, श्री सुधीर जी गुप्ता। ओके, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में जो मतदाता होता है, मतदाता सीधे प्रतिनिधित्व को वोट करता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे मान लीजिए सुधीर जी गुप्ता हैं, या अगर किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। और वोट करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह क्या होता है? वो मतदाता कहलाता है, मतदाता
कहलाता है। और भारत में जो मतदाता होता है वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मतदाता कहलाता है। जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो वो वोट कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एक बात और यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो 18 वर्ष की आयु है, जैसे कि भारत में प्रथम बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे वह हुए थे 1952 में हुए थे। लोकसभा चुनाव भारत में पहली बार 1952 में हुए थे। तो मैं आपको बता दूं जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो तब मतदाता की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो हुआ, संविधान संशोधन 1989 में, तो यहां पर मतदाता की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके गाइस, तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हमको एक चीज और देखना है कि चुनाव जो होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, तो यहां मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो यहां पर किस प्रकार की चुनाव प्रणाली प्रयोग की जाती है, यानी कि हम चुनाव प्रणाली के बारे में भी यहां थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं आपको यहां लिख देता हूं, जैसे कि ये, यानी कि अगर बात करें अपन यहां पर, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनके चुनाव को छोड़कर जितने भी जो चुनाव होते हैं उसमें जो चुनाव प्रणाली उपयोग की जाती है वो उपयोग की जाती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, पोस्ट सिस्टम। ये आपको यहां पता होना चाहिए। अगर हिंदी में अगर बात करें तो सबसे सरल चुनाव प्रणाली। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि मान लीजिए कोई जो भी क्षेत्र है, चुनाव का जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए संसदीय क्षेत्र 23 है, इसमें मान लीजिए अगर प्रतिनिधि तो एक ही चुना जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि 10 प्रतिनिधि यानी 10 उम्मीदवार यहां पर खड़े हो गए, लेकिन जीतेगा वही जो 10 में से सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त व्यक्ति क्या होता है? विजयी घोषित किया जाता है। विजयी घोषित किया जाता है। ये आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर बाकी लोकसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, मान लीजिए अपने स्थानीय चुनाव जितने भी है, पंचायत का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, जो भी अपन नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव हुआ, सभी में यही चुनाव प्रणाली यहां पर उपयोग की जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यहां पर जो चुनाव प्रणाली होती है वह एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का यहां पर प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक निश्चित कोटा होता है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार का एक निश्चित कोटा होता है, जिससे कम से कम 50% वोट उसको प्राप्त करना अनिवार्य होते हैं। ओके गाइस, तो ये चीज भी आपको यहां पे चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक छोटी सी बात, एक दो बिंदु और यहां पर रह रहे हैं जो चुनाव आयोग से संबंधित हैं। एक होता है यहां पर परिसीमन शब्द के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। परिसीमन का सीधा तात्पर्य ये होता है कि एससी और एसटी वर्ग के लिए कौन सा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, यह बात कौन तय करता है? ये परिसीमन आयोग ये बात तय करता है कि किस क्षेत्र से एससी का मतदाता अनुसूचित जाति का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा या अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ये कौन तय करता है? परिसीमन आयोग तय करता है। इसके बाद एक बात तो यहां पे देखते हैं, आदर्श आचार संहिता। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में कभी भी पूछ देता है कि ये क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं, जो अपने निर्वाचन आयोग है, एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है। मान लीजिए यहां पर लोकसभा के चुनाव उनको करवाना है, तो जिस दिन लोकसभा के निर्वाचन की तारीखें घोषित होती है, क्या होती है? तारीखों का ऐलान होता है, उस दिन से लगाकर जहां तक चुनाव के परिणाम आते हैं, वो जो कार्यकाल होता है, वो जो समय का अंतराल होता है, उसको बोलते हैं आदर्श आचार संहिता का कार्यकाल, उसको बोला जाता है गाइस। ओके गाइस, और भी अगर इसमें कोई छोटी छोटी बातें अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं गाइस। धन्यवाद।